वीडियो को शुरू करते हैं तो 1 डेढ़ 2 घंटे आई थिंक कितना भी वीडियो जाता है आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला हूँ। एंड नोट्स तुमको कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलेंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी वहाँ पे 1700 प्लस मेंबर हो चुके हैं, आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बन जाइए, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आता है पीओपी। तो पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स को फंक्शन या प्रोसीजर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या होती है ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जिसमें हम प्रोग्राम को फंक्शन या प्रोसीजर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें फोकस होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पे, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो होती है, ये प्रोसीजरल जो होती है, प्रोसीजर का मतलब ये समझो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ किए जाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब समझो कि इसका एग्जाम्पल सिंपल वर्ड में समझ लो कि प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में क्या करते हैं, डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हमारा पीओपी होता है। पीओपी इट मीन्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब पीओपी का मेन आइडिया क्या है? डेटा और फंक्शन सेपरेट होते हैं, फंक्शन डेटा पर ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल सी और पास्कल और फॉर्टन, ठीक है, फॉर्टन। तो इसका कुछ हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइड होता है, प्रोग्राम जो होता है वो फंक्शन में डिवाइड होता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है ये, और ये ग्लोबल डेटा यूज़ होता है इसमें, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी इसमें कम होती है और फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो बैंकिंग प्रोग्राम का, तो फंक्शन हो सकते हैं कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? डिपॉजिट, विदड्रॉ और चेक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ जो डेटा और फंक्शन होते हैं, ये जो डेटा और फंक्शन है ये अलग अलग हैंडल होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या पीओपी के? तो देखो एडवांटेज है कि ये सिंपल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है, इजी फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, और फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, और इजी डिबगिंग होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके एडवांटेज है। एडवांटेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डेटा सिक्योरिटी कम हो जाती है, ठीक है। लार्ज प्रोग्राम मैनेज करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और कोड रीयूज़ कम हो जाता है। जो कोड का रीयूज़ होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। सो आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया होगा। अब आती है तुम्हारी ओओपी, इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिज़ाइन क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है। इसमें डेटा और फंक्शन को एक ही यूनिट में क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो डेटा प्लस मेथड एक ऑब्जेक्ट में कंबाइन हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओओपी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन आइडिया क्या होता है? जो हमारा डबल ओपी है वो किसको फोकस करता है? ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, क्लासेस को फोकस करता है, डेटा सिक्योरिटी को फोकस करता है, और रीयूजेबिलिटी को फोकस करता है। और इसका मेन एग्जांपल है, आपका एग्जांपल लैंग्वेज है जावा, C++ और पाइथन, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें डेटा हाइडिंग होती है। डेटा हाइडिंग एक इनकैप्सुलेशन का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। कोड रीयूज, इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस जो टॉपिक है, तो हम इसको यूनिट नंबर 3 में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट नंबर आपका 4 है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मल्टी बिहेवियर होता है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओपी। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो ये जो दो हैं, ये जो तीन देख लो, अरे आई एम सॉरी, ये तीन तुमको मैं आगे 3 और 4 यूनिट में पढ़ाने वाला हूँ। इनकैप्सुलेशन आगे हम देखेंगे, ये एक टॉपिक है, ठीक है। ये जो O है, OOP है, देखो OPP बोल देता हूँ तो प्लीज़ डबल OP समझना, ठीक है। डबल OP एक 4 पिलर कहलाता है। किसकी वजह से 4 पिलर कहलाता है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल आता है बैंकिंग सिस्टम में। तो बैंकिंग सिस्टम जैसे क्लास अकाउंट होता है, क्लास हो गया अकाउंट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होंगे? या तो अकाउंट नंबर और बैलेंस। मेथड कौन कौन से हो गए? डिपॉजिट कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या है? यूजर का बैंक अकाउंट, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन है पीओपी और ओओपी में। तो देखो जो ओओपी है और जो पीओपी है, इनमें डिफरेंस समझो। तो पीओपी क्या होता है? फंक्शन बेस्ड होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ये यहाँ पे डेटा लेस सिक्योर होता है, यहाँ पे डेटा सिक्योर रहता है। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना। ये कोड रीयूज लिमिटेड है, इसमें कोड रीयूज हाई होता है। यहाँ पर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए क्या होता है? ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है, और ये लार्ज प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। अब क्या है एडवांटेज? देखो बेटर डेटा सिक्योरिटी होती है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है, इजी मेंटेनेंस होता है, और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है, और स्केलेबल
डिज़ाइन होता है। तो आई होप इतना तुमको समझ में आया। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है, लर्निंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, एंड मोर मेमोरी यूजेस होती हैं, एंड एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ बिकॉज नोटिफिकेशन वगैरह ना आए। तो देखो आई एम रियली सॉरी। तो अब हमें पढ़ना है कि कुछ की फीचर्स जो ओओपी में मतलब एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपके पास आता है कि भैया ओओपी के 4 पिलर बताओ, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो की फीचर्स क्या हैं ओओपी के, तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन फीचर्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये फीचर्स सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, सिक्योर बनाते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं और मॉडुलर बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करना। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई तुमको जो मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब तुमको जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वही बस दिखाई जाएगी, बाकी अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर दी जाएगी। एग्जांपल में समझो, यूज़र को सिर्फ रिजल्ट दिखाना है, इंटरनल वर्किंग हाइड रखना, यही एब्स्ट्रैक्शन है। तो भाई तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट दिखता है और वो कैसे अपलोड होता है, क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती, बट आपको रिजल्ट पोर्टल पे दिखता है जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो ठीक है। अब एग्जांपल है एटीएम मशीन का, हमने एग्जांपल लिया है कि यूज़र को सिर्फ ऑप्शन दिखते हैं कि विड्रॉ कर सकते हो, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, लेकिन बैंक सर्वर और डेटाबेस प्रोसेसिंग ये सब आपको हिडन रहती है। आप अपना पैसा निकालो, अपने कुछ डेबिट क्रेडिट और बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो एंड एटसेट्रा, बट आपका जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग होती है और बैंक सर्वर जो होते हैं ये आपको हाइड किया जाता है, ये आपको नहीं दिखाया जाता। अब ये अचीव कैसे होती है, तो देखो प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। कैसे होता है प्रोग्रामिंग में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और इंटरफेसेस से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो एडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, सिक्योरिटी इंप्रूव करता है और सिस्टम इजी समझ में आ जाता है। जो हमारा सिस्टम रहता है वो हमें इजी समझ में आ जाता है। अब आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट, देखो जो हमारा इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट मतलब क्लास में क्या करना, कंबाइन करना। इसको हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे तुम्हारा डेटा है और मेथड है, ठीक है, मेथड है, इसको हम क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट मतलब क्लास में कंबाइन। जैसे एक डेटा हो गया प्लस क्लास मेथड हो गया, इसको हमने समझ लो एक कैप्सूल में कंबाइन कर दिया, तो हमें इसको नाम क्या दे देते हैं, क्लास, कि हमने इसको क्लास में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है इनकैप्सुलेशन, इसको हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल है बैंक अकाउंट है, इसमें डेटा क्या है, बैलेंस, और मेथड क्या है, डिपॉजिट, विदड्रॉ। यूज़र डायरेक्टली बैलेंस चेक नहीं कर सकता भाई, ये तो आपको पता है, आप लोग एटीएम यूज़ करते हो। तो अब देखो ये कैसे अचीव होता है, तो सबसे पहले हमें क्लासेस यूज़ करके अचीव कर सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज़ करके हम इसको अचीव कर सकते हैं, और गेटर और सेटर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन को अचीव करने में, ठीक है। अब आता है एडवांटेज क्या, तो भैया इसकी डेटा सिक्योरिटी बढ़िया रहती है, बेटर कंट्रोल रहता है और इजी मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इनहेरिटेंस आता है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करती है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, एक व्हीकल है, व्हीकल हमारा पेरेंट क्लास है, और कार और बाइक जो है ये दोनों क्या है, इसके फीचर्स व्हीकल के देखो एक क्लास हमारी क्या है, मान लो हमारी क्लास व्हीकल है, और व्हीकल क्लास जो है व्हीकल क्लास है, और ये दो अलग अलग कार हैं। तो ये जो व्हीकल क्लास होगी, तो कार जो होगी हमारी व्हीकल क्लास के फीचर्स को यूज़ करेगी, और बाइक भी हमारा यूज़ करेगी। तो ये क्या है इनहेरिटेंस। इसके एडवांटेज क्या है, ये कोड रीयूजेबिलिटी, टाइम सेविंग, इजी प्रोग्राम एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो इसके 5 टाइप होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनको मैं 3rd यूनिट में पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका पूरा एक टॉपिक है यही, ठीक है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही मेथड का मल्टीपल फॉर्म में बिहेव करना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स सेम मेथड नेम बट डिफरेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोवाइड करता है मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है मेथड ओवरराइडिंग। एंड हम इनको अच्छे से समझेंगे अपने यूनिट नंबर 4 में, क्योंकि ये भी हमारे क्या है, हमारे यूनिट नंबर 4 में। तो अब देखो ये क्या है,
यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, जैसे मेथड हमने एक ऐड बनाया है, ठीक है, ऐड में हमने 5 10 किया है, यहाँ पे हमने 5 10 15 कर दिया। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग में क्या है कि भैया मेथड के नेम सेम है बट उसके जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम मेथड है बट पैरामीटर डिफरेंट है। अब आता है हमारा, अब समझ लो एब्स्ट्रैक्शन, कुछ समरी टेबल्स है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है, तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो होती है और बाकी सारी डिटेल साइड कर दी जाती है। इनकैप्सुलेशन में डेटा प्लस मेथड इन वन यूनिट, ठीक है। इनहेरिटेंस, ये रीयूज एग्जिस्टिंग क्लास फीचर्स होता है, जो अपने मतलब रीयूज करता है एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को। पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड बट डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट मॉडल एंड OOP एलिमेंट। तो देखो जो ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जो ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को प्रेजेंट करता है। तो देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जो हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट, क्लासेस और उनके रिलेशनशिप डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट, क्लासेस और उनके रिलेशनशिप। अब पर्पज़ क्या है भैया ऑब्जेक्ट मॉडल का? तो देखो ऑब्जेक्ट मॉडल का पर्पज़ ये है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ईजिली क्या करता है? रिप्रेजेंट करना, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ईजिली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को सिंपल बनाना, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेजेबल बनाना, एंड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को क्या करना, मॉड्यूलरिटी जो होती है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करना। तो ये चार इसके पर्पस होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑब्जेक्ट मॉडल के? तो देखो ऑब्जेक्ट मॉडल कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? तो पहला प्रिंसिपल है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी एंड हायरार्की। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल पे डिपेंड कर, मतलब जो ऑब्जेक्ट मॉडल है ये इन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाया कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शो करता है और अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर देता है। तो एग्जांपल ATM वाला, तो मैंने एब्स्ट्रैक्शन समझा दिया, इनकैप्सुलेशन समझा दिया। इनकैप्सुलेशन इट मीन्स डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट या क्लास में कंबाइन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। जैसे बैंक अकाउंट क्लास में बैलेंस और डिपॉजिट विदड्रॉ आपको मेथड शो होंगे बट एक ही यूनिट में शो होते हैं, ठीक है। अब आता है मॉड्यूलरिटी, ये हमारे लिए नया है। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्स को स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। जैसे मान लो ये हमारा एक मॉड्यूलरिटी है, अब हम इसको इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या मॉड्यूलरिटी है। तो हम क्या करते हैं मॉड्यूलरिटी में? प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई एक 100 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम्स है, तो हम उसको क्या करते हैं कि स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। वो हमारा क्या होता है? मॉड्यूलरिटी होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल देखो, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल्स हो सकते हैं। कैसे? बुक मॉड्यूल्स, मेंबर मॉड्यूल्स एंड ट्रांजैक्शन मॉड्यूल। तो इससे मेंटेनेंस क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। क्या होता है? ईजी हो जाता है। अब आता है हायरार्की। तो हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की क्लास के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है। तो ये हायरार्की जो होती है वो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमारा व्हीकल पेरेंट क्लास हो गया, व्हीकल और ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, हायरार्की, ठीक है। तो ये आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना ही समझ लो कि जो व्हीकल है, व्हीकल की जो प्रॉपर्टी होगी वो कार भी लेगी, और व्हीकल की प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन सा लेगा? बाइक भी लेगा। अब आता है OOP एलिमेंट। तो OOP के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अब आता है क्लास। तो क्लास क्या होती है? क्लास जो होता है ये एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा क्लास एक स्टूडेंट है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या? नेम ले लो और रोल नंबर ले लो उस स्टूडेंट का। मेथड कौन कौन से? हम डिस्प्ले और स्टडी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन होगा? राहुल। तो राहुल जो है ये क्या है? इंस्टेंस है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इसके एट्रीब्यूट है नेम, एज, रोल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब समझो मेथड क्या होता है। तो मेथड ऑब्जेक्ट के फंक्शन या बिहेवियर होते हैं। देखो
मेथड जो होता है वो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट का फंक्शन या बिहेवियर होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बिहेव करते हो। जैसे स्टूडेंट क्लास है तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एंड इसके फंक्शन फंक्शन क्या होंगे, स्टडी और डिस्प्ले इन्फो इन्फो तो इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं या बिहेवियर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आता मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के एक दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे मेथड कॉल करके ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ए ने मेथड कॉल किया एंड ऑब्जेक्ट बी से कम्युनिकेट किया, तो ये क्या मैसेज पासिंग है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ईजी हो जाती है, कोड रीयूज़ करना पॉसिबल होता है, इजी मेंटेनेंस और मॉड्यूलर डिज़ाइन और बेटर स्केलेबिलिटी है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड नाउ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा एग्जांपल क्या है, एडवांटेज होगा एंड डिसएडवांटेज। तो देखो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है इसका, ठीक है। अब और लर्निंग क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है और मोर मेमोरी यूज़ होती है। तो ये हमारे 3 टॉपिक मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हमारा आता है, अब हमें क्या पढ़ना, डेटा टाइप पढ़ना और टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, टाइप कास्टिंग क्या है। तो देखो डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप क्या होता है भैया, कि डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है और मेमोरी कितनी कितनी स्पेस लेगा। तो देखो जैसे मतलब डेटा टाइप का सीधा सीधा मतलब समझो, जो हमारा डेटा टाइप होता है ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है और मेमोरी आपको कितनी लगेगी उसको स्टोर करने में, या स्पेस कितना लगेगा। तो सिंपल वर्ड में समझो कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, डेटा टाइप डिसाइड करता है। क्या करता है, डेटा टाइप हमारा डिसाइड करता है। सो आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा। अब आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, डेसिमल वैल्यूज हो गई, ये क्या हो तुम्हारे डेटा टाइप है। तो देखो नंबर इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, और ये डेसिमल को क्या करते हैं अपन, फ्लोट होता है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो देयर आर फर्स्टली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो देखो जो जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। पहला प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव जो होता है ये क्या होता है, ये बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। एग्जांपल जैसे इंट हो गया, मतलब इंट मतलब इंटीजर नंबर स्टोर करता है, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, डबल मतलब लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर कर, कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर जैसे ABCD ये ऐसे, और बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया। जैसे एक इंटीजर वैल्यू है एज की, तो क्या होगी 20। कैरेक्टर्स कैर बोलते हैं इसको, कैर ग्रेड। तो ग्रेड हमें क्या मिला, A मिला, ठीक है। अब देखो फ्लोट प्राइस। तो फ्लोट प्राइस आया तो ये समझो कि 10.5F। तो ये क्या है, फ्लोट वैल्यू। अब आता है बूलियन स्टेटस। तो बूलियन स्टेटस मतलब बूलियन वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अब आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं। जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमारा एक नाम है, स्ट्रिंग नेम है क्या, राहुल। तो ये क्या है आपका, ये डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है। अगर ऐसे ही राहुल लिखा होता तो ये स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है। और एरे में क्या होता है कि एरे को पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है, देन हम एरे में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और एरे में एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर होती है, या तो इंट या तो फ्लोट या तो आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। टाइप कन्वर्जन देखो, तो जब एक डेटा टाइप ऑटोमेटिकली दूसरे कंपेटेबल डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा उस टाइप का, मतलब देखो एक डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली दूसरे कंपेटेबल डेटा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं ये है हमारा डेटा कन्वर्जन, ठीक है। इसको इम्प्लीकेट कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो होता है, ये कन्वर्जन कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि जैसे इंट है, ठीक है, इंट की वैल्यू मतलब इंटीजर नंबर है एक, ये नंबर इज इक्वल टू है 10, ठीक है। बट डबल वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, नम। तो यहाँ पर इंट जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, डबल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, डबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और सेव कन्वर्जन होता है, स्मॉलर डेटा टाइप होता है और लार्जर डेटा टाइप भी मतलब स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और इंट को डबल में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ये है। अब आता है टाइप कास्टिंग। तो देखो जब प्रोग्रामर मैनुअली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है तो उसे कास्टिंग कहते हैं। देखो मान लो जैसे आप प्रोग्रामर हो या मैं प्रोग्रामर हूँ,
और मैं मैनुअली देखो, एक ऑटोमेटिकली होता है, एक मैनुअली होता है। तो आई थिंक मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैनुअली क्या होता है एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो सपोज़ करो कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ एंड मैं मैनुअली इंट को मतलब इंट को फ्लोट इंट को डबल वैल्यू में मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग बोलेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे टाइप कास्टिंग कैसे होगी, देखो सॉरी, सिंटैक्स है आपका। पहले सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिंटैक्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको याद रखते हो तो तुम टाइप कास्टिंग किसी भी छोटी वैल्यू की या बड़ी वैल्यू की कर सकते हो। देखो टाइप कास्टिंग है क्या, कि डेटा टाइप है भैया, इंट डेटा टाइप है आपका, यहाँ पे वेरिएबल होगा और यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे वैल्यू। अब एग्जांपल देखो तो यहाँ पे हमने डबल नंबर लिखा है, मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, डबल है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डबल, ये डबल है एंड वेरिएबल का नाम है हमारे नम, ठीक है। और इक्वल टू में वैल्यू है कितनी, 9.8, ठीक है। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना, मान लो इंटीजर में करना, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर एक वैल्यू है हमारे पास क्या। अब हम इसको वैल्यू को चेंज करना है किस में, इंट में। तो ये हम जो ये इंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि डेटा टाइप लिखो, तो हमने क्या किया, ये डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है हमारी नम। तो अब हम क्या करेंगे कि भैया अब तुम, इसका मतलब ये है कि नम को, ये जो नम है हमारा, ये जो नम जो स्टोर करके रखा है, नम वेरिएबल 9.8, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 9 में इंट में कन्वर्ट कर दो फोर्सफुली। तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल पार्ट रिमूव हो गया है। तो ये क्या है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू में डेसिमल पार्ट नहीं आता है। अब आता है टाइप ऑफ कास्टिंग। तो देखो इम्प्लिकेट कास्टिंग होती है, जिसको वाइडनिंग कास्टिंग भी बोल जाता है। मतलब स्मॉल डेटा टाइप लार्ज डेटा टाइप, जो स्मॉल डेटा टाइप होता है वो लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। जैसे इंट ए है, इंट ए इक्वल टू 10 है और डबल बी इक्वल टू, मतलब देखो इंट हमारा डबल में चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है नैरोइंग कास्टिंग, मतलब एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर लार्ज डेटा टाइप जो होता है वो स्मॉल में कन्वर्ट किया जाए, जैसे हमने डबल को इंट में कन्वर्ट करके देखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। देखो जब आप भी ऐसे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो आप आंख से क्वेश्चन देखोगे एंड आपका सॉल्यूशन सामने होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन टाइप कास्टिंग, सॉरी टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। जो टाइप कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है एंड टाइप कास्टिंग मैनुअली होता है। और टाइप कन्वर्जन सेफ होता है और टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस हो सकता है। ये स्मॉल टू लार्ज होता है, ये लार्ज टू स्मॉल होता है। कंपाइलर परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पे प्रोग्राम परफॉर्म कर, जो प्रोग्रामर होता है वो परफॉर्म करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एरे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं एंड एरे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट की पहले डेफिनेशन समझ लो कि कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मतलब कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। तो देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कंट्रोल करना, वही हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यही हमारे क्या है, कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में देखो टाइप क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट डिसीजन मेकिंग, सेकंड इज लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। तो देखो जो डिसीजन मेकिंग होता है ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड करता है। मतलब इसमें हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट, देन फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, सेकंड इज इफ एल्स एंड स्विच। तो देखो जो इफ स्टेटमेंट है इसमें अगर कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो देखो इफ कंडीशन में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट अगर हमने मान लिया कि इफ, देखो यार यहाँ पे सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यार जावा का लिख गया है कोड, तो प्लीज़ आप लोग C++ में करें, तो प्लीज़ यार थोड़ा इतना सा कंसीडर कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैंने जावा पढ़ी इसलिए मैं आपको जावा में बता पा रहा हूँ, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का इधर उधर है, बाकी कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, ठीक है। तो देखो जैसे इफ़ है, इफ़ मानो तो एज ग्रेटर इक्वल टू है कितनी, 18, तो तुम प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर बूट। तो अगर तुम्हारी एज जो है 18 से ऊपर है या ये 18 साल के हो तुम, तो एलिजिबल हो आप बोर्ड के लिए। तो अगर यस तो आउटपुट आ जाएगी यस यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट के यहाँ काम कर रहा है। अब आता है
इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अगर ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट को ट्रू कर दो। तो देखो अगर इफ़ मानो, इफ़ मार्क्स तुम्हारे ग्रेटर इक्वल टू है 40 से तो तुम पास हो, ठीक है। अगर तुम्हारे 40 से कम है या 40 से कम या इक्वल है तो तुम फेल हो, ठीक है। तो ये है, तो एल्स वाला पार्ट होगा। अगर देखो अगर फॉल्स कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू वाला तो आपको पता ही इफ़ कैसे काम करता है। अब आता है स्विच। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो अब मल्टीपल कंडीशन कैसे हैंडल करेंगे, जैसे स्विच, हमने स्विच किया डे, ठीक है, डे, आज डे 1 है, डे 1 पे केस नंबर 1 आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो मंडे, ठीक है, फिर ब्रेक कर दो, ब्रेक हो गया। केस सेकंड आया ट्यूसडे। तो ये ऐसे काम करता है। अब केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 ब्रेक कर करके आप इसको स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। मतलब मल्टीपल कंडीशन हैंडल करने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो आई होप तुमको जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया। अब आता है लूपिंग। लूप क्या होता है, तो देखो देखो जो लूप होते हैं, लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो सेम ब्लॉक्स ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। तो देखो जो लूप होते हैं, अगर मतलब लूप जो है, लूप क्या है, लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम ब्लॉक्स ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है जब तक क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती रहती है, ठीक है। टाइप ऑफ लूप, तो देखो फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो देखो फॉर लूप में क्या आता है कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे फॉर लिखा है एंड यहाँ पे आपने लिखा कि एक इंटीजर वैल्यू है जो कि i इक्वल टू 1 है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुमने ये क्या कर दिया, अब यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि i इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी i लेस देन इक्वल टू 5, और इसका क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब तुमको क्या पुट करना है, प्रिंट करना है सिस्टम, मतलब तुमको प्रिंट करना है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। तो देखो आई कब तक प्रिंट होगा, तो जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 तक नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा क्या होगा, आई प्रिंट होगा। जैसे ही 5 आएगा, क्या आएगा, जैसे ही 5 आएगा तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड वो रुक जाएगा, ठीक है। जब तक ट्रू होती रहेगी, देखो जब तक पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, एंड जैसे ही 6 जाएगा तो आई ग्रेटर देन हो गया ना 5 से, तो आई ग्रेटर देन 5 हो गया तो भैया कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला तुम्हारा प्रिंट नहीं होगा। अब आता है तुम्हारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, कौन सी कंडीशन पे, जैसे इंट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है आई और आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, और आई माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी 5 तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब आता है डू वाइल लूप। इसमें क्या होता है, इसमें लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इंट आई इक्वल टू 1 है, डू लगाया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई किया, आई प्लस प्लस, और वाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, तो ये भी वो सेम प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक है, 5 तक। अब आता है एरे क्या होते हैं, डबल ओपी में, डबल ओ और पी में। तो भैया क्योंकि मेरे को पता है बहुत से लोग कमेंट कर रहे होंगे, पहले ओ पी तो बोलना सीख ले, मेरे को पता है भाई, इसलिए डबल ओ पी बोल रहा हूँ, ठीक है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में क्या करता है, स्टोर करता है। तो एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, वो भी आप सेम डेटा टाइप्स के बोल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं एंड ये एक ही टाइप की डेटा टाइप हैं। तो ये क्या है, आप ये सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ है। तो देखो इंट नंबर है हमारा, एरे का साइन ये है आपका, ठीक है, ये बना हुआ है, और ये आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर ली। तो यहाँ पर नंबर एरे में 4 वैल्यूज़ स्टोर हैं। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग ऑलवेज एरे की 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। अब एक्सेसिंग एरे एलिमेंट इंडेक्स नंबर से एक्सेस होता है। जैसे हमें 0 एक्सेस करना है, ये 10 मतलब अगर हमें 0 इंडेक्स चाहिए तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स और 0 लगा दिए, तो ये क्या है, इंडेक्स कौन सा आउटपुट देगा, हमें 10 आउटपुट देगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। टाइप ऑफ एरे 1 डायमेंशनल एरे होता है, ये सिंगल रो में डेटा को स्टोर करता है। तो देखो ये सिंगल एरे हो गया, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशन एरे, मल्टीपल डायमेंशन एरे नहीं, टू डायमेंशनल एरे जो होता है, 2 डायमेंशनल एरे जो होता है मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। देखो जैसे इंट कर दिया हमने, इंट मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास, इंट मैट्रिक्स। अब देखो ये एक एरे, तो ये सिंगल एरे, और ये दूसरा लग गया तो ये डबल एरे। अब हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, तो देखो 1 2,
ठीक है, और 1 2 के बाद 3 4, ठीक है, और फिर हमने ये क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब आता है इसके एडवांटेज क्या, तो देखो एडवांटेज ऑफ एरे क्या है, मल्टीपल डेटा एक वेरिएबल में क्या होता है, स्टोर होता है, इजी एक्सेस हो जाता है यूजिंग इंडेक्स, और मेमोरी इफ़िशिएंट हो जाती है, एंड लूप के साथ इजी हो जाता है, ठीक है, इजी यूज़ हो जाता है। अब आता है डिसएडवांटेज, तो देखो फिक्स्ड साइज़ होता है, डेटा टाइप सेम टाइप के ही स्टोर होते हैं, एंड इंसर्ट डिलीट करना डिफिकल्ट होता है। एंड नाउ अब हमारा आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, IO, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, IO प्रोसेसिंग, ठीक है, इनपुट लेना और आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। तो IO प्रोसेसिंग का मतलब है इनपुट लेना और आउटपुट को डिस्प्ले करना। सिंपल वर्ड में प्रोग्रामर जो होता, प्रोग्राम यूज़र से डेटा लेता है, मतलब इनपुट लेता है और रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करता है, वही हमारा आउटपुट होता है। तो IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट या आउटपुट। तो टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट ऑपरेशन, टाइप ऑफ इनपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन। तो जो इनपुट ऑपरेशन होता है, इनपुट में क्या होता है, इनपुट ऑपरेशन में यूज़र या डिवाइस से डेटा प्रोग्राम में एंटर किया जाता है, जैसे आपका कीबोर्ड इनपुट हो सकता है, फाइल इनपुट हो सकता है, या स्कैनर इनपुट हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है आउटपुट ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑपरेशन जो होता है, आउटपुट ऑपरेशन में प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो तो स्क्रीन, प्रिंटर या फाइल्स में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्ट यूज़र इंट्रैक्शंस होता है, जैसे कीबोर्ड इनपुट और स्क्रीन इनपुट से, ठीक, स्क्रीन आउटपुट से, ठीक है। फाइल इनपुट आउटपुट, तो डेटा फाइल में रीड या राइट किया जाता है, जैसे फाइल रीडर या फाइल राइटर। अब आता है कॉमन IO क्लासेस जो कि जावा की है। तो स्कैनर, बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। तो ये तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट क्लासेस हैं जावा की, तो आपको C++ में देखना है। तो प्लीज़ C++ के कॉमन इनपुट आउटपुट क्लास निकाल लेना, ठीक है। अब आता है इनपुट आउटपुट इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोसेसिंग की। तो यूज़र इंटरेक्शन पॉसिबल होता है, डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल ईजी हो जाता है, प्रोग्राम प्रैक्टिकल्स में यूज़ हो आता है, और फाइल जो होता है फाइल हैंडलिंग करना पॉसिबल हो जाता है। अब आता है एडवांटेज ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। तो देखो एडवांटेज ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग में क्या है कि इजी डेटा इनपुट होता है और फ्लेक्सिबल आउटपुट डिस्प्ले होता है, और फाइल डेटा मैनेजमेंट होता है, एंड यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, देखो इनपुट एरर पॉसिबल है, फाइल करप्शन रिस्क है, और परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है लार्ज फाइल्स में। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर ख़त्म हो जाता है, एंड अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट वीडियो को।